सरकार को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, सही ढंग से काम कर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। इस बार जो पेपर लीक होने के बाद में करीब 2 दर्जन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये एक सिस्टम जनरेटेड हत्या कहेंगे तो कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सरकार की फेलियरिटी है। पेपर लीक की शिकायत आने के बाद में जिम्मेदारी नहीं लेती, इनको रोक नहीं पाती। पूरे देश के अंदर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद में नए नए नियम तो बन गए, लेकिन उनमें जो आधारभूत बदलाव होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव होना था और उसके अंदर मैन पावर्स लगने थे, जैसे टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, लगने थे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेडिकल की एजुकेशन की बात करें, मेडिकल कॉलेज जगह जगह बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, लेकिन उनके अंदर ना तो सही ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ कोई लैब सेटअप है, नहीं कोई लैबों के अंदर इक्विपमेंट है और नहीं कोई पढ़ाने वाले प्रोफेसर है। सरकार ने गौमूत्र के शोध के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कई ज्ञानी ऐसे बैठे हैं कि नॉन वेज खाने से भू संक्रमण जैसी आपदाएं आती है, घटनाएं आती है। तो ये बेतरक दिशाहीन बातें करके एक देश को अलग दिशा के अंदर ले जाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये वास्तव में चिंता करने योग्य है। नमस्कार भाइयों, सबसे पहले तो जो राहुल जी का कोटा के अंदर प्रोग्राम था छात्रों की गूंज, उसी कड़ी के तहत पूरे देश के अंदर ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि किस प्रकार पढ़ने वाले छात्रों की क्या समस्या है, किस प्रकार शिक्षा को एक इंडस्ट्रीज बना दिया गया है। आज कोटा देख लो, चाहे अन्य बड़े शहर देख लो, जहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे जाते हैं और उनको कितनी तकलीफ आती है। उन तकलीफों के बाद में पेपर लीक हो जाते हैं तो उनके बच्चों के हौसले पस्त हो जाते हैं और घर उनके पेरेंट्स के सपने टूट जाते हैं। तो उसी के ऊपर पूरे देश के अंदर चिंता करने का विषय है और इसमें सरकार को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, एनटीए सही ढंग से काम कर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, जो पढ़ने की आस लेकर, जहाँ गाँव के अंदर फैसिलिटी नहीं है, वो शहरों के अंदर जाते हैं। चाहे राजस्थान की बात करो, चाहे यूपी की बात करो, पूरे देश के हालात ऐसे ही हैं। जब बड़ी परीक्षाएं के पेपर रद्द हो जाते हैं तो उनके सपने टूट जाते हैं। और इसी तरह इस बार जो पेपर लीक होने के बाद में करीब 2 दर्जन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये एक सिस्टम जनरेटेड हत्या कहेंगे तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सरकार की फेलियरिटी है। सरकार बार बार पेपर लीक की शिकायत आने के बाद में जिम्मेदारी नहीं लेती, इनको रोक नहीं पाती। पूरे देश के अंदर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद में नए नए नियम तो बन गए, लेकिन उनमें जो आधारभूत बदलाव होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव होना था और उसके अंदर मैन पावर्स लगने थे, जैसे टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, लगने थे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज भी ज्यादातर स्कूलों में पद खाली पड़े हैं, कॉलेज के अंदर सुविधा कर्मी पढ़ा रहे हैं। ये हालत हो रही है डिग्री कॉलेजों के कि जूनियर अपने सीनियर छात्र है वो फर्स्ट जो जूनियर छात्र को पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहा है। जैसे ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर उसने एडमिशन ले लिया, वही बच्चा ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को पढ़ा रहा है। चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज हो, सबके अंदर ऐसी ही व्यवस्था हो रखी है। आज मेडिकल की एजुकेशन की बात करें, मेडिकल कॉलेज जगह जगह बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, लेकिन उनके अंदर ना तो सही ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ कोई लैब सेटअप है, नहीं कोई लैबों के अंदर इक्विपमेंट है और नहीं कोई पढ़ाने वाले प्रोफेसर है। तो ये ऐसी व्यवस्था है जो देश को कमज़ोर करने के लिए मजबूरन कर रही है। इन व्यवस्थाओं की वजह से आज देश कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि बेसिक शिक्षा मजबूत नहीं होगी तब देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। जब एम्स का, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का गठन किया गया था, तब इस उद्देश्य से किया गया था कि मेडिकल के अंदर अच्छे से अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ हो और मरीजों को अच्छे से अच्छे
इलाज यहाँ मिले। लेकिन आज एम्स की बात करें तो वहाँ भी यही सिस्टम है, अन्य मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। हर क्षेत्र के अंदर इस तरीके की व्यवस्थाएं हो रखी है। इसके प्रति सबको जागने की जरूरत है, इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। सरकारें बार बार कहती है कि हम शिक्षा के बजट बढ़ाएंगे। आज विकसित देश की बात करें तो विकसित देशों के अंदर शिक्षा के ऊपर 5 से 6% बजट खर्च होता है और यहाँ पर 2-2.5% भी नहीं होता है। जो बजट के शिक्षा के लिए एलोकेटेड होता है वो खर्च नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारी सिस्टम के अंदर कमियां हैं जिसकी वजह से जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा के अंदर जो कमियों की तरफ देखें, जैसे जैसे इंस्टीट्यूट जो शोध कर रहे हैं अभी ऐसे अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं जिससे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम विश्व गुरु या ये उस स्तर तक पहुंच पाएंगे। एक कोई न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि सरकार ने गौमूत्र के शोध के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कई ज्ञानी ऐसे बैठे हैं कि नॉनवेज खाने से भू संक्रमण जैसी आपदाएं आती है, घटनाएं आती है। तो ये बेतरक दिशाहीन बातें करके एक देश को अलग दिशा के अंदर ले जाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये वास्तव में चिंता करने योग्य है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस सिस्टम को हम कैसे सुधारें और इसकी शुरुआत जो बेसिक गांव ढाणी के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा की ये स्टैंडर्ड के अंदर हम कैसे बदलाव लेके आए। ये सब पूरी चिंता राहुल गांधी जी ने की है। राहुल गांधी जी एक देश के युवा नेता हैं और सबको साथ में लेकर जिस परिस्थितियों से आज देश गुजर रहा है, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो और जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग की बात हो, तो वो सब एक गलत दिशा के अंदर जा रहा है। इन सभी को सही दिशा के अंदर लाने के लिए और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए जो राहुल जी ने ये प्रोग्राम चलाया उसी कड़ी के तहत आज ये प्रेस वार्ता है। एमपी साहब, आपको एक सपना था डिजिटल शिक्षा, उसको लेकर आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए? सरकार तक इसकी बात को पहुंचाया गया या आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए? देखिए, मैंने डिजिटल एजुकेशन के लिए डिजिटल बोर्ड स्कूलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लगे। मैंने देखा कि ग्रामीण स्कूलों में और शहर की स्कूलों में क्या फ़र्क है। तो बेसिक फ़र्क इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बेसिक फ़र्क है ही है। उसके साथ साथ में ये एक नई चीज़ देखी तो इसका प्रयास किया कि गांव तक जाए और सरकारें भी अभी ध्यान दे रही है। तो कुछ स्कूलों के अंदर इस अलग अलग स्कीम के अंदर डिजिटल बोर्ड सरकार की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं और मैंने जो एमपी कोटे थे और एमएलए साहब ने भी कई लोगों ने इसको अपनाते हुए स्कूलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बोर्ड लगे और डिजिटल एजुकेशन बच्चों जहाँ स्टाफ कम है और ये नई पढ़ाने का जो तरीका है, कोई भी नई चीज़ आती है तो वो बच्चों तक जल्दी पहुंच जाए इंटरनेट के माध्यम से और बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़कर भी अच्छे मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस दिशा में एक सकारात्मक पहल थी। ये छोटा सा प्रयास था, लेकिन हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जिस प्रकार हम धार्मिक प्रोग्रामों के अंदर और भी अन्य सामाजिक प्रोग्रामों के अंदर बढ़ चढ़ खर्च करते हैं, तो अगर उसी कड़ी के अंदर एजुकेशन के प्रति अपन खुद का सहयोग करें तो भी काफी अपना बदलाव ला सकते हैं। पिछले कुछ समय की बात करें तो बाड़मेर जिला भी काफी जागरूक हो रहा है, लेकिन हमें और ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेपर लीक नहीं हो, पढ़ने की व्यवस्थाएं ठीक हो, स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, पढ़ाने के टीचिंग फैसिलिटी है वो पूरी हो और जो भी स्कूलों के अंदर लैब है, लैब के अंदर इक्विपमेंट है, वो सारे संसाधन पूरे हो तभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और इसके लिए सरकार के ऊपर दबाव भी बना रहे हैं कि आपने न्यू शिक्षा पॉलिसी तो बना दी, लेकिन उसके अंदर जो बदलाव करने थे वो बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए देश के बच्चों का भविष्य वो अंधकार की तरफ जा रहा है। इनको हमें रोकने की, इसको रोकने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी हमें भी निभानी है। सरकार को समय समय पर जागरूक चेताना भी है कि आप ये गलत कर रहे हो। इसी कड़ी में एक ये जागरूकता अभियान चल रहा है। ठीक है, ओके सर, हमें गर्व है कि आप सारे सांसदों में से वो सांसद है जिसने 80% से ज्यादा जो सांसद व्यक्ति का पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च किया है। तो इस बाबत आप अन्य जो सांसद है, विधायक है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अपने अपने हिसाब से सभी बेटर प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा छोटा सा प्रयास था क्योंकि मैंने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्र से हूँ मैं खुद गांव की स्कूल के अंदर से पढ़ के मैंने खुद
12वीं के बाद में बड़े सिटी के अंदर गया और 8वीं की शिक्षा मेरे गांव के अंदर हुई। तो गांव की स्थितियां कैसी है वो मैं समझता हूँ, और मेरे जैसे और भी लोग हैं जो गांव की परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं, वो सभी इसी कड़ी के अंदर प्रयास कर रहे हैं।